से आप सभी, आज हम देखने वाले हैं द डिवाइड। मूवी की शुरुआत में हम न्यूयॉर्क सिटी के अपार्टमेंट बिल्डिंग में एवा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि खिड़की पर खड़ी होकर कुछ देख रही है। असल में न्यूयॉर्क सिटी में एक न्यूक्लियर अटैक हुआ है और उसी न्यूक्लियर अटैक की बदौलत न्यूक्लियर बॉम्ब फटने से काफी बड़ा न्यूक्लियर स्टॉर्म तेजी से एवा की तरफ बढ़ रहा होता है। इसी बीच वहाँ पर एवा का बॉयफ्रेंड सैम आकर उसे किसी तरह इस बिल्डिंग के बेसमेंट या बॉम्ब शेल्टर में पहुंचा देता है, जहाँ पर एक मिकी नाम का आदमी रहता है। इस बेसमेंट में देखें तो 8 लोगों के आने के बाद वो दरवाजे को अच्छी तरह सील कर देता है ताकि कोई भी न्यूक्लियर एडिशन अंदर ना पाए। यहाँ पर एवा, सैम और मिकी के अलावा एंड्रियन और जॉश नाम के 2 भाई और जॉश का दोस्त बॉबी होता है। साथ ही में डेल्विन नाम का एक शख्स होता है और मैरलिन के साथ उसकी बेटी वेंडी होती है। अब इस जगह पर मिकी रहता था तो वो सभी से कहता है कि यहाँ मेरे रोल के हिसाब से रहना होगा, जैसे कि तुम बाहर नहीं जा सकते और ना ही दरवाजा खोल सकते हो, और अगर ये करने की कोशिश की तो मैं खुद उसकी जान ले लूंगा। इसी बीच बाहर कुछ अजीब सी आवाजें आती हैं और कुछ धूल जॉश के साथ बॉबी के ऊपर गिर जाती है। दोनों को लगता है कि ये रेडिएशन डस्ट है तो दोनों घबरा भी जाते हैं। अब इस पर मिकी दोनों को बताता है कि ये बिल्डिंग की गिरने से निकली नॉर्मल डस्ट है। अब ये बात जानकर दोनों में तब जान आती है कि चलो बच गए। इस पॉइंट पर वेंडी रोते हुए मिकी से कहती है कि मुझे बाहर जाना है। फिर मिकी उसे बताता है कि अगर तुम बाहर निकली तो रेडिएशन की वजह से तुम्हारे बाल गिरने लग जाएंगे, साथ ही तुम्हारी त्वचा भी जलने लगेगी। ये चीज सुनकर तो वेंडी सहम से जाती है, जिसे उसकी मां मैरलिन संभालती है और तब वो मिकी से कहती है कि तुम्हें पता नहीं क्या बच्चों को कैसे बात करनी चाहिए। इसका दोस्तों वो कोई जवाब नहीं देता। मिकी फिर सभी को थोड़े से बीन्स खाने के लिए देता है, साथ ही कहता है हमें यहाँ बचे रहकर मदद का इंतजार करना चाहिए। लेकिन जॉश बाहर जाना चाहता है कैसे भी करके। वो बॉबी को लेकर जैसे ही दरवाजे की तरफ जाता है, मिकी उसके ऊपर एक कुल्हाड़ी से हमला कर देता है, जिससे जॉश बाल बाल बचता है। मिकी बताता है कि तुम लोग जानते भी हो क्या जापान, हिरोशिमा और नागासाकी में क्या हुआ था? चेरनोबिल का वो न्यूक्लियर हादसा, वो भोपाल गैस ट्रेजेडी, जानते हो ना इसके बारे में? कितने सालों तक लोग मारे गए। अगर इस रेडिएशन का थोड़ा सा भी हिस्सा अंदर आ गया ना तो सोचो हम में से कोई नहीं बचेगा। उसे एवा बीच में रोकते हुए कहती है कि रुक जाओ, मुझे अब कुछ नहीं सुनना है, मत कहो कुछ भी। अब रात में एवा देखती है कि मिकी का एक अपना अलग ही रूम है जहां उसने किसी को भी जाने से मना किया होता है। इसी बीच उसकी और सैम की बातों से हमको ये पता चलता है कि दोनों के बीच के रिश्ते अच्छे नहीं है, जिसे सैम संभालने की कोशिश कर रहा होता है। सैम को तो बाहर जाने की सनक सी हो जाती है क्योंकि उसका मानना था कि आखिर कब तक हम ऐसे इंतजार करते रहेंगे। अब उसे रोकने के लिए मिकी सैम को एक पंच दे मारता है, जिसको देखकर विंडी तो डर ही जाती है। आखिर बच्ची जो है, मिकी विंडी से कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। तभी इन सबको बाहर कुछ हलचल महसूस होती है, मानो कोई बाहर से इनके दरवाजे को काट रहा हो। सभी को लगता है कि ये इनके देश के सोल्जर्स हो सकते हैं जो इनको बचाने के लिए यहाँ पर आए हैं। इसी बीच दरवाजा खुलता है तो ये 5 सोल्जर्स होते हैं जिन्होंने रेडिएशन से बचने के लिए सूट्स पहने हुए हैं। ये 5 सभी पर गन तान देते हैं। फिर उनमें से 2 सोल्जर्स विंडी को पकड़कर उसे एक इंजेक्शन देते हैं, फिर उसे लेकर चले जाते हैं। मैरलिन अपनी बेटी को हर हाल में बचाना चाहती है, लेकिन अभी क्या करे वो, बल्कि ये जो 3 सोल्जर्स होते हैं इन्हें सभी को मारने का आदेश दिया होता है। अब होता यह कि इन सब के बीच मिकी यहाँ पर नहीं था, वो पहले अंदर जा चुका था, जिस कारण मिकी सोल्जर्स पर अचानक से हमला कर देता है और उनमें से एक को मार भी देता है। दूसरे सोल्जर का काम डेल्विन तमाम कर देता है और बाकी बचा तीसरा सोल्जर, वो ताबड़तोड़ गोलियां चलाने लग जाता है। इसमें एंटन घायल हो जाता है बेचारा। अब वो सोल्जर सैम को मारने वाला होता है, पर इससे पहले मिकी उसे गोली मारकर मौत के घाट उतार देता है। वो लोग सोल्जर्स का मुंह खोलकर देखते हैं तो इन्हें वो एशियन लग रहे होते हैं। बेचारी मैरलिन को अपनी बेटी विंडी की बहुत फिक्र होती है और एंडन भी घायल हो चुका है। फिर डेल्विन उनमें से एक सोल्जर के रेडियो को किसी मदद की उम्मीद से चलाकर देखने लगता है, लेकिन मिकी तभी उसको तुरंत रेडियो बंद करने के लिए कहता है क्योंकि इससे और बड़ी मुसीबत आ सकती है। ये लोग फंस सकते हैं क्योंकि दूसरी तरफ के लोग भी इनकी लोकेशन और फ्रीक्वेंसी को नोट कर सकते हैं। अब मैरलिन विंडी को लाने के लिए दरवाजे की तरफ जाने लग जाती है तो उसको सभी जबरदस्ती स्टोर रूम में बंद कर देते हैं। अब देखा जाए तो ऐसे तो 3 रेडिएशन सूट्स यहाँ पर हैं, जिनमें से 2 तो गोलाबारी में डैमेज हो चुके हैं, बस एक ही बचा है। तो इनमें से किसी एक को वो सूट पहनकर बाहर जाकर देखना होगा कि वहाँ पर क्या चल रहा है। एवा वहाँ जाने के लिए रेडी होती है, पर मिकी उस पर विश्वास नहीं करता। जॉश का भाई एंटन घायल था तो जॉश जरूर वापस आएगा, इसलिए मिकी जॉश को जाने के लिए कह देता है। इधर एवा मैरलिन को हिम्मत देती है कि देखो सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हारी बेटी जरूर मिल जाएगी। और मैरलिन फिर जॉश के बाहर जाने से पहले उससे वादा लेती है कि तुम विंडी को जरूर लेकर आओगे। जॉश भी विंडी को लेकर आने का वादा करके बाहर निकल जाता है। अब ये लोग देखते हैं कि दरवाजे से बाहर रेडिएशन से बचने के लिए एक प्लास्टिक टनल है जो कि एक लैब की तरफ जा रही है। गन लेकर जॉश लैब की तरफ बढ़ता है, जहाँ का नजारा देखकर वो दंग रह जाता है। यहाँ किसी तरह की कोई रिसर्च या एक्सपेरिमेंट वगैरह चल रहा है। वो देखता है कि वहाँ कई सारे स्लीपिंग कैप्सूल्स में बच्चे हैं, जिनमें से एक वेंडी भी होती है। उसके सर के बाल निकाल दिए गए हैं, आंखों पर बैंडेज लगाया हुआ है और उनके मुंह में एक ट्यूब भी जोड़ी गई है जिससे वो सांस ले पाए। ये सब कुछ देखकर जॉश हैरान भी हो जाता है और दंग भी। हालांकि ये कैसी रिसर्च और क्यों की जा रही है, इस चीज का ना जॉश को पता होता है और ना ही हमें। जॉश को कुछ सोल्जर्स पहचान कर उसको पकड़ने जाते हैं तो वो वापस बंकर की तरफ भाग जाता है।
इस दौरान वो 2 सोल्जर्स को भी मार गिराता है दोस्तों। साथ ही उसकी गन भी वहीं छूट गई थी। वापस आकर वो बताता है कि बाहर कुछ भी नहीं बचा है, सब कुछ तबाह हो चुका है। साथ ही वो मैरलिन की तरफ देख उससे रोते हुए माफी मांगता है कि मुझे माफ करना, मैं वेंडी को नहीं बचा पाया। बेचारी मैरलिन रोने लग जाती है। बाहर से सोल्जर्स इनके दरवाजे को इस दौरान वेल्डिंग कर देते हैं ताकि ये लोग कभी बाहर ही ना पाए। एवा इसी बीच जाकर एंड्रियन के घाव की मरहम पट्टी करती है। अब वैसे तो ये दोनों एक दूसरे से कभी बात नहीं करते थे, लेकिन एंड्रियन एवा के निचले वाले फ्लोर में ही रहता था, जिसकी गिटार की धुन एवा को काफी अच्छी लगती थी और वो अक्सर सुना करती थी जब भी वो बजाता था। अब बातों ही बातों में एवा एंड्रियन को किस भी करने वाली होती है कि उसी वक्त वहाँ पर सैम आ जाता है, पर वो कुछ नहीं देख पाया था दोस्तों। कुछ हफ्ते और बीत जाते हैं, जिस कारण यहाँ पर पड़ी उन सोल्जर्स की लाश सड़ने की वजह से यहाँ रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। मिकी कहता है कि हमें लाश के टुकड़े टुकड़े करके टॉयलेट के सेप्टिक टैंक के जरिए बाहर फेंकने होंगे, मगर लाश के टुकड़े करेगा कौन? इसके लिए बॉबी आगे आता है और वो लाश के टुकड़े करके उन्हें सेप्टिक टैंक में डाल देता है। वक्त के साथ साथ मैरलिन वेंडी को भूल बॉबी की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है, क्योंकि वो उसे हमेशा हिम्मत देता है ना, इसीलिए। इसी बीच इनका खाना भी खत्म हो जाता है, तो अब करें क्या ये? और डेल्विन को लगता है कि मिकी उन लोगों को अंदर के कमरे में इसलिए नहीं जाने दे रहा क्योंकि वहाँ उसने काफी सारा खाना अपने लिए रखा हुआ है, इसलिए वो सभी लोगों को इकट्ठा करके अंदर जाता है। वहाँ ये लोग देखते हैं कि दीवारों पर 9/11 की कुछ न्यूज़पेपर कटिंग्स हैं और मिकी की वाइफ और बेटी तस्वीर में मौजूद है। मिकी सभी से कहता है कि यहाँ कोई भी खाना नहीं है, जो था वो खत्म हो चुका है। यहाँ दोस्तों जब बात बिगड़ने लगती है तो मिकी जॉश को एक जोर का पंच मारता है। एवा समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करे। वो इस बारे में मैरलिन से बात करने जाती है, लेकिन वो तो बॉबी के साथ एंजॉय, ऐसा लग रहा है कि वो अपनी बेटी के बारे में तो भूल ही गई है सब कुछ। फिर एवा उस कमरे से बाहर निकल जाती है। अब रात में हम देखते हैं कि डेल्विन अपने पास एक गन निकालता है। दरअसल वो एक सिक्योरिटी गार्ड था, तो उसके पास गन पहले से ही थी। वो इस गन से मिकी को मार देना चाहता है। इस दौरान एवा भी उसको देख लेती है और उसका पीछा करती है। डेल्विन देखता है कि मिकी के कमरे में एक सीक्रेट रूम है, जहाँ पर सच में खाना काफी ज्यादा था। मिकी ने सच में वहाँ पर खाना स्टोर करके रखा हुआ था दोस्तों। अब डेल्विन उसे मारता इससे पहले मिकी डेल्विन को उसकी गन से गोली मार देता है, और ये देखकर एवा सभी को वहाँ पर बुला लेती है और सभी मिकी को पकड़कर कुर्सी से बांध देते हैं। मिकी ने जहाँ पर फूड रखा था वहाँ के डोर को कोड से लॉक किया गया होता है। उस कोड को ये लोग मिकी से पूछते हैं तो पहले तो वो कुछ नहीं बताता, फिर जब जॉश उसकी एक उंगली काट देता है तो मिकी तुरंत वो कोड बता देता है। बीते हुए दिनों के साथ रेडिएशन इस बंकर में भी लीक होने लग जाता है, जिस कारण सभी पर कुछ न कुछ असर हो जाता है। एवा देखती है कि ये सभी लोग पागल हो रहे हैं, जैसे कि बॉबी और जॉश मैरलिन के साथ लगातार इंटीमेट हो रहे होते हैं, उसे टॉर्चर भी करते हैं। एवा परेशान होकर दरवाजा पीटने लग जाती है, जो देखकर उसके पास सैम आता है और वो भी उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। उसे भी बड़ी मुश्किल से एवा धक्का देकर चली जाती है। खाने वाले रूम पर जॉश और बॉबी का कब्जा हो चुका था। सिर्फ दोस्तों एंड्रियन ही था जो थोड़ा बहुत एवा को समझता था। एक दिन एवा देखती है कि जॉश और बॉबी सैम के साथ शराब पी रहे हैं, जहाँ पर मैरलिन भी बैठी हुई है। इसे बॉबी और जॉश ने इस कदर टॉर्चर कर दिया है कि उसकी नाक और मुंह से खून बहता रहता है। इस पॉइंट पर जॉश एवा से ये पूछता है कि तुम ट्रुथ लोगी या डेयर। जी हाँ दोस्तों, वो ट्रूथ एंड डेयर खेल रहे थे। एवा ट्रुथ बोलती है तो जॉश उससे सवाल पूछता है कि तुम सैम से प्यार करती हो क्या। एवा हाँ में जवाब देती है। अगला सवाल वो करता है कि तुम मेरे भाई एंड्रियन से प्यार नहीं करती। इस पर एवा कहती है कि तुम अपना सवाल पूछ चुके हो। अब अगली बारी होती है सैम की, जो डेयर चुनता है। तो जॉश उसे डेल्विन की लाश को काट कर ठिकाने लगाने का डेयर दे देता है, जो कि सैम के बस का था नहीं। इसलिए एवा उसको रोकती है, जिससे जॉश को गुस्सा आ जाता है कि ये बीच में दखल दे रही है। वो तो सैम का हाथ पकड़कर मोड़ ही देता है। फिर वो एवा से कहता है कि अगर तुम इसे जिंदा देखना चाहती हो तो जाकर उस लाश के टुकड़े कर दो। बेचारी एवा क्या ही करती, वो किसी तरह डेल्विन की लाश के टुकड़े करके उसे सेप्टिक टैंक में डाल देती है। अब पानी सर के ऊपर हो रहा था। चेयर से बंधा मिकी एवा से कहता है कि देखो मुझे खोल दो, मैं सब कुछ सही कर दूंगा, और उस खाने को मैंने छुपाया नहीं था, बल्कि मैं तुम लोगों को बताने ही वाला था। पर एवा को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होगा, और होगा भी क्यों। तो मिकी एवा से कहता है कि स्टोर रूम में मैंने एक गन छिपा कर रखी हुई है, विश्वास न हो तो जाकर देख लो। इस बारे में एवा सैम से बताती है, लेकिन उसे मिकी की बातों पर जरा भी भरोसा नहीं है। फिर भी वो एवा के कहने पर चुपके से स्टोर रूम में देखने के लिए तैयार हो जाता है। इधर बॉबी और जॉश एक दूसरे के सर के बाल पूरी तरह से उतार देते हैं। उनका दिमाग इस कदर खराब हो चुका है कि वो क्या कर रहे हैं उन्हें कुछ भी नहीं पता चलता। वो एक दूसरे का बड़ा अजीब ही मेकअप कर रहे होते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि बॉबी को मानो पता हो कि अब वो सभी कुछ ही दिनों के मेहमान हैं, इसलिए उसकी आंखों में आंसू आ गए हैं। अब इधर जैसा कि एवा को मिकी ने बताया था कि वहाँ पर गन रखी हुई है, तो एवा स्टोर रूम में देखने जाती है जहाँ पर जॉश और बॉबी होते हैं। उनको देखकर वो बुरी तरह डर जाती है, क्योंकि उसने वहाँ बेड पर मैरलिन की लाश भी देखी होती है, जिसे इन दोनों ने टॉर्चर कर कर आखिरकार मार ही डाला। अब ये देखकर वो तुरंत बाहर आ जाती है। कुछ देर के बाद एवा देखती है कि बॉबी यहाँ पर बैटरी ढूंढने के लिए गया हुआ है, क्योंकि लाइट बार बार जा रही है।
अब ये मौका बहुत अच्छा था, तो एवा जाकर जॉश को थोड़ा लालच देकर बाहर ले आती है और उसके साथ मेकआउट करने लग जाती है। अब इस मौके का फायदा उठाकर सैम अंदर गन ले लेता है, पर वहाँ बॉबी आ चुका था, जिसको देखकर सैम गन लेकर उस पर तान तो देता है, पर यहाँ जॉश को एवा ज्यादा आगे नहीं बढ़ने दे रही थी, मतलब ज्यादा कुछ, इसलिए वो एवा के सर पर वार कर देता है और उसके साथ और जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, जिस पर एवा इतनी फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है कि वो उसके सर पर पेन से वार कर देती है। अब इससे गुस्सा होकर जॉश उसको मारने जाता है कि इसे अभी खत्म करता हूँ, तभी वहाँ पर उसका भाई एंटन आकर उसको रोकता है। इसी बीच सैम भी गन पॉइंट पर बॉबी को बाहर ले आ जाता है। एवा सैम से बॉबी को शूट करने के लिए कहती है, लेकिन वो घबरा जाता है, उसका बस का नहीं है, वो एंटन को शूट कर देता है, जिससे उसकी मौत वहीं हो जाती है। इसी बीच सैम के हाथों से गन भी छूट गई थी, जिसको लेकर बॉबी उसे मारने जाता है, पर बॉबी के गले में टिन के कैप से एवा वार कर देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इधर अपने भाई की मौत से वो जॉश तो बौखला चुका था, वो सबसे पहले सैम को मार डालता है, फिर वो एवा की तरफ बढ़ता है। ये देखकर एवा भागकर मिकी को आजाद कर देती है, जो आजाद होते ही जॉश को गोली मार देता है, लेकिन जॉश ने हार नहीं मानी होती। वो लालटेन के जरिए खुद को आग लगा लेता है ताकि उसके साथ जलकर सभी मर जाएं। और मिकी ने एवा को बताया था कि सेप्टिक के जरिए टैंक की गंदगी में तैरते हुए यहाँ से बाहर निकल सकते हैं, और यहाँ एक ही रेडिएशन सूट भी था। तो एवा जल्दी से वो सूट लेकर टॉयलेट में चली जाती है और वहाँ का दरवाजा बंद कर देती है। आग बढ़ती जाती है और बाहर खड़ा मिकी दरवाजे को पीट रहा होता है। एवा जल्दी से सूट पहनकर सेप्टिक से होते हुए गंदगी में तैरकर बाहर निकल जाती है। तो उधर मिकी अपनी बीवी और बेटी को याद करते हुए आग लगने के कारण उसकी भी मौत हो जाती है। इस तरफ एवा देखती है कि पूरा शहर तबाह हो चुका है, चारों तरफ सिर्फ राख ही राख है, जिंदगी का कोई नामो निशान नहीं है। इस तबाही को देखते हुए मूवी दोस्तों यहीं पर खत्म हो जाती है।